नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे भाग 8 के ऊपर भाग 8। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, भारतीय संविधान का भाग 8। भारतीय संविधान का भाग 8 देख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के भाग 8 की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल जो आते हैं, सबसे पहली बात तो आर्टिकलों का पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन से आएंगे इसमें। तो 239 से आएंगे। कहां से? 239 से लेकर 242 तक। कहां तक? 242 तक आएंगे। कई बार तो यही सवाल पूछ लेते हैं, एक तरफ भाग दे देते हैं, एक तरफ आर्टिकल दे देते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है। और इसमें उल्लेख किसका मिलता है? तो इसमें विद्यार्थी उल्लेख मिलता है संघ राज्य क्षेत्र का। किसका? संघ राज्य क्षेत्र। और वैसे इंग्लिश वालों को बता देता हूँ, यूटी लिख लेना है, यूनियन टेरिटरी का उल्लेख मिलता है। और एक ज्यादा फेमस नाम है केंद्र शासित प्रदेश। तो आप चाहे केंद्र शासित प्रदेश लिखो, चाहे यूटी लिखो, यूनियन टेरिटरी लिखो, संघ राज्य क्षेत्र लिखो, बात एक ही है। तो भाग 8 में इनका उल्लेख मिलता है। समझ गए? हेडिंग डाल लो, भाग 8 और इसका क्या क्या नाम मिलता है कैसे लिखो। इस अनुच्छेद, इस भाग में अनुच्छेद 239 से 242 आते हैं। और नाम क्या आएगा इसका? संघ राज्य क्षेत्र या फिर यूटी, फिर ये केंद्र शासित प्रदेश, जो भी नाम लिखना चाहते हो इनसे समझ। लिख लिया ना? अब देखो यूटी आ गया विद्यार्थियों। तो यूटी के बारे में मैं पहले बेसिक जानकारी दे देता हूँ आपको। सामान्यतः ही जरूर नहीं है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही दे। बेसिक जानकारी से कई बार सवाल आ जाता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वर्तमान में यूटी की संख्या कितनी है? 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम किसको याद नहीं है? आपको याद नहीं? भूल गए? तो एक काम करो, नोट डाल के। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? आने वाले समय में चेंज हो जाया करे तो आप चेंज कर लेना इसको, ठीक है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? 8। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। 8 के 8 नाम लिख लो विद्यार्थियों। एक काम करना, एक टेबल बनाओ आप। टेबल में ऐसे लिखना, पहले लिखना सीरियल नंबर, फिर लिखना यूटी का नाम, फिर लिखना उसकी राजधानी। कम से कम 8 राजधानी तो याद करवा दो आपको, ठीक है ना। इस प्रकार की एक टेबल बना लो। लिख लिया? ऊपर से चालू करते हैं। लद्दाख पहला लिखो, लद्दाख। लिख लिया? फिर उसकी राजधानी लिख लो हाथों हाथ। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। देखो मैप में भी दिखाई दे रही होगी आपको, वैसे लेह है। लिख लिया? दूसरा लिखो विद्यार्थियों, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड, मैं स्थापना और उस हिसाब से क्रम नहीं लिखा रहा हूं, वैसे 8 नाम लिखा रहा हूं मतलब, ठीक है। तो अगला लिखो जम्मू एंड कश्मीर। लिख लिया? राजधानी लिखो। एक तो जम्मू और एक श्रीनगर, दो राजधानी होती है इसकी। दो राजधानी, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कितनी? दो। एक तो जम्मू और दूसरी श्रीनगर। अब देखो विद्यार्थियों, आपको देखो यहाँ पे तो जम्मू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे श्रीनगर दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो शीतकालीन राजधानी है वो तो है जम्मू, और ग्रीष्मकालीन कौन सी है? श्रीनगर। क्योंकि विद्यार्थी श्रीनगर के आसपास बर्फ जम जाती है सर्दियों में। तो सर्दियों में लोग कहाँ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आ जाते हैं तो जम्मू हो जाती है शीतकाल में। तो और ग्रीष्मकालीन कौन सी होती है? श्रीनगर होती है। तो लिख लो, जहां आपने दो राजधानी लिखी ना, जम्मू तो लिखो शीतकालीन,
क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है भाई, जम्मू भी है और श्रीनगर भी है, दो है। लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया शीतकालीन कौन सी है, ग्रीष्मकालीन कौन सी, फिर उसमें आप तुक्का मार के आओगे तो गलत होगा कि नहीं होगा। अब आप इस मैप से भी देखो पता कर सकते हैं कि श्रीनगर कहाँ है, ऊपर है, और जम्मू कहाँ है, नीचे है। अब आपको पता है ऊपर अब हिमालय इलाका है वो, उसमें बर्फ जम जाती है। अब सर्दियों में बर्फ जमेगी, गर्मियों में जमेगी ज्यादा, सर्दियों में जमेगी ना, तो सर्दियों में जमेगी तो उसका जो प्रशासनिक कार्य होता है पूरा, वो जम्मू से होता है, ना कि श्रीनगर से होता है। तो जम्मू कर लो आप शीतकालीन तो, और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। ओके, दो हो गए। तीसरा दिल्ली, कटक गई दिल्ली तेरा। तीसरा लिखो दिल्ली। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा लिखा, दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी लिख लो नई दिल्ली। लिख लिया। अब देखो, दिल्ली से पहले थोड़ा ऊपर देखते हैं, पंजाब के थोड़ा, पंजाब और हरियाणा के बीच में आ जाता चंडीगढ़। तो चौथा लिखो चंडीगढ़। चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। लिख लिया। फिर नीचे आ जाते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये है ना इधर वाला, ये दमन दीव इधर है, और इधर है ना दादर व नागर हवेली था। दोनों को मिला के क्या बना दिया, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। तो लिखिएगा दमन व दीव, दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली। इंग्लिश वाले लिखते हैं दादरा, दादर व नागर हवेली। लिख लिया। देखिएगा, दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली की वर्तमान में जो राजधानी है वो है दमन। क्या है विद्यार्थियों, दमन है, ये लिखा हुआ दमन। राजधानी क्या है, दमन। देखिए विद्यार्थियों, 2020 से पहले क्या हुआ था, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे। यहाँ पर तो दादर व नागर हवेली हुआ करती थी, और यहाँ पे दमन व दीव हुआ करता था। दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग थे। दमन व दीव की राजधानी उस समय दमन थी, दादर व नागर हवेली की जो राजधानी थी वो सिलवासा हुआ करती थी। लेकिन विद्यार्थियों बाद में जनवरी 2020 में इनको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया प्रशासनिक दृष्टि से, और अब इनकी जो नई राजधानी बनाई दोनों को मिला के वो दमन को रखा है। ठीक है, अगला लिखो। इधर देखो आपको दिखाई दे रहा है इसमें अरब सागर में, ये अरब सागर है पूरा, नीचे की तरफ देखेंगे आप पूरा, तो ये हिंद महासागर है, और हिंद महासागर का पार्ट ही है बे ऑफ बंगाल और अरब सी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इसी का हिस्सा है। तो अगर हम देखें अरब सी में एक केंद्र शासित प्रदेश है विद्यार्थियों, द्वीपीय है, पूरा द्वीप है, लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप। तो लिखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरती, कवरती। लिख लिया। एक लिखो विद्यार्थियों, पुडुचेरी। पहले पांडिचेरी कहते थे इसको, आजकल क्या कहते हैं, पुडुचेरी। और पुडुचेरी की राजधानी, पुडुचेरी की चेन्नई, चेन्नई नहीं, तमिलनाडु की चेन्नई। तो पुडुचेरी की पुडुचेरी है। लिख लिया। कितने हो गए, 7 हो गए, एक और बच गया, 8वां लिख लो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसकी राजधानी क्या है विद्यार्थियों, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। हाँ दीपू, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, हम्म, दादर नागर हवेली, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ सीमा बहन जी, 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी बोलो, रजिस्टर बंद कर लो, राजधानी बोलते रहो साथ में। हाँ।
बोलो मत। चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना इनको एक बार, ठीक है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी भाई, केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वापिस एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। दिल्ली, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली। और दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप की कवरती है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है विद्यार्थी। ठीक है, ये तो एक होगी सामान्य जानकारी। अब आपने देखा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 8 पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? भाग 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख मिलता है और जिसमें आर्टिकल आते हैं 239 से लेकर 242 तक। तो अब एक एक आर्टिकल को देख लेते हैं हम। जैसे 239 में क्या लिखा हुआ है, 240, 241, 242 और यहाँ तक, इतना 42 तक कर लेंगे तो भाग 8 अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हेडिंग डालो आप 239, हेडिंग डालो अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239 लिखो। इस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, प्रशासन का उल्लेख मिलता है। देख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, है ना, इन 8 का जो प्रशासन कैसे चलता है इसके बारे में उल्लेख किया गया है कि भाई इसका प्रशासन कौन संचालित करेगा। तो इसका प्रशासन डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। कौन चलाएगा? या तो राष्ट्रपति खुद चलावे, राष्ट्रपति खुद संभाले इसको, और राष्ट्रपति खुद नहीं संभाले तो अपने अधीन प्रशासक नियुक्त करें। क्या नियुक्त करें? प्रशासक, मतलब अपने अधीन किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, नियुक्त करेगा तो उसको हम बोलते हैं प्रशासक। और कई कई जगह उसको बोलते हैं उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। यानी कि देखो पहला अंतर तो ये निकल के आ गया, राज्यों में तो एक संवैधानिक प्रमुख होता है विद्यार्थियों, वो होता है राज्यपाल। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि करने के लिए, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ये हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का एजेंट, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम कौन करता है? प्रशासक। या फिर कई जगह उसको क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल बोलते हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में तो उसको प्रशासक शब्दावली नाम लिया गया है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उसके लिए काम शब्द कौन सा यूज लिया गया है? उपराज्यपाल। लिखिएगा, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक, ब्रैकेट में उपराज्यपाल। प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक, ब्रैकेट में उपराज्यपाल के माध्यम से, के माध्यम से प्रशासन संचालित होगा। देखो विद्यार्थियों, जैसे हम सामान्यतः अभी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और तो दो प्रकार की हमारे संसदीय व्यवस्था चलती है। कितने प्रकार की चलती है? दो प्रकार की संसदीय व्यवस्था है कि एक तो केंद्र में चलती है। किसमें चलती? संघ में, जिसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र में चलती है। एक तो संसदीय सिस्टम कहाँ चलता है? केंद्र में चलता है। एक राज्यों में चलता है।
राज्यों में जो संसदीय सिस्टम है उसका नाम देते हैं हम विधानमंडल। क्या नाम देते हैं? विधानमंडल नाम देते हैं। और विधानमंडल का एक पार्ट हिस्सा होता है अभिनंग गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। और इसी प्रकार संघ में जो संसद होती है उसका अभिनंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? या फिर हम कह सकते हैं हमारे राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो जिस प्रकार राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, उस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक और उपराज्यपाल होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख नहीं होते हैं, वो केवल राष्ट्रपति के एजेंट यानी कि हिंदी में बात करें तो अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, प्रशासक को क्या बोल सकते हो आप? उपराज्यपाल। राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है राष्ट्रपति का अभिकर्ता होता है। अभिकर्ता के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप प्रतिनिधि। और एक और नाम लिख सकते हो इसके लिए, एजेंट। अभिकर्ता को क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं विद्यार्थी। तो अभिकर्ता लिख सकते हो, प्रतिनिधि लिख सकते हो, या एजेंट लिख सकते हो। तो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, कहने का मतलब ये। लिख लिया? अब देखो, कुछ राज्यों में तो उसको क्या कहते हैं? प्रशासक, और कुछ जगह क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। ये नाम निर्देशित कौन करता है? मतलब ये नाम रखता कौन है कि भाई आपको प्रशासक कहा जाएगा, आपको उपराज्यपाल कहा जाएगा? तो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, उसका पद नाम, उसका पद नाम राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब देखो, उपराज्यपाल के नाम से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल कहते हैं? तो लिखो उपराज्यपाल। मतलब उपराज्यपाल कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में कहा जाता है? होता वो प्रशासक ही है, लेकिन उसको क्या नाम दे दिया? उपराज्यपाल ले दिया। तो पॉइंट डालो छोटा सा, उपराज्यपाल। और उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखो। एक तो दिल्ली। तो दिल्ली में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त किया जाता है प्रशासक, उसको प्रशासक नहीं कहकर क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। दिल्ली लिख लिया। दूसरा लिखो पुडुचेरी। लिख लिया। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। कितने हो गए? एक लिखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चार हो गए। और एक लिखो लद्दाख। इन 5 जगह पर क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? उपराज्यपाल कहा जाता है। अब लिखो प्रशासक। कहां पर प्रशासक कहा जाता है इनको? 3 बच गए। 3 कौन कौन से बच गए बताओ? एक तो चंडीगढ़ बच गया, और एक लक्षद्वीप बच गया, और एक दादर व नागर हवेली बच गया विद्यार्थी। तरीका बताऊं? एलडीसी। ऐसे भी याद कर सकते हो। एल का मतलब लक्षद्वीप, डी का मतलब दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली, और सी का मतलब चंडीगढ़ कर लो आप। और तो क्या करें? तो प्रशासक मतलब एलडीसी, और बाकी जो बच गए वो क्या है? उपराज्यपाल है। ट्रिक तो देखो आप अपने हिसाब से बनाया करो। ये तो मैंने अभी आपके सामने बनाई ट्रिक भी है। लो, ट्रिक हमेशा किसी की भी कॉपी नहीं करनी है, अपने को अपने हिसाब से बनानी है। क्योंकि आप ट्रिक याद करने के चक्कर में फैक्ट भूल जाओगे फिर। ठीक है ना?
यहाँ एल का मतलब लद्दाख मत कर देना आप। अगर फैक्ट आपको याद नहीं है, आप जैसे माना कि केवल ट्रिक के भरोसे चल रहे हैं और गलती से फैक्ट भूल गए, तो फिर एल का मतलब क्या कर सकते हो, लद्दाख भी कर सकते हो ना। तो हमेशा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया बजाय ट्रिक के। हो गया विद्यार्थी यहां तक? लिखिएगा। अब कई बार क्या होता है विद्यार्थियों, मतलब ये जो प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं तो इनमें खर्चा तो बढ़ता ही है, सरकार का खर्चा तो लगता ही है। फिर ये क्या करते हैं, जैसे माना कि अ, केरल का कोई राज्यपाल है, किसका है, केरल का कोई राज्यपाल है, जैसे केरल का कोई भी राज्यपाल है, इस केरल के राज्यपाल को लक्षद्वीप का क्या बनता है, प्रशासक उपराज्यपाल, प्रशासक बनता है ना। तो या तो देखो स्वतंत्र व्यक्ति को भी यहाँ पर किसी एक व्यक्ति को लक्षद्वीप का क्या बनाया जा सकता है, प्रशासक बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो केरला वाले को क्या दे देते हैं, इसका चार्ज दे देते हैं। तो केरला वाला, केरल में तो गवर्नर है, गवर्नर केरल में तो क्या कहलाएगा वो व्यक्ति, माना कि ए नाम का कोई व्यक्ति विद्यार्थियों, जो केरल का क्या है, राज्यपाल है, और उसी व्यक्ति को लक्षद्वीप का भी क्या दे दिया, प्रशासक का चार्ज दे दिया। किसका दे दिया, प्रशासक का चार्ज दे दिया। तो जब केरल के रूप में काम करेगा, केरल के राज्यपाल के रूप में काम करेगा, जब तो वो पूरा राज्य का स्वतंत्र ये संवैधानिक प्रमुख हो गया एक प्रकार से। लेकिन अगर वो जैसे ही लक्षद्वीप का प्रशासक के रूप में काम करेगा, तो ऐसी स्थिति में वो केवल राष्ट्रपति का क्या है, एजेंट है, अभी करता है, प्रतिनिधि है बस। तो एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का चार्ज भी दिया जा सकता है। लिखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, वैसे भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। देखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के निकट, उस राज्य के निकटवर्ती प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है। ओके, अब रुकिएगा विद्यार्थियों। माना कि ए नाम का व्यक्ति है विद्यार्थियों, ए नाम का व्यक्ति कहां का है, केरल का राज्यपाल है। कहां का है, केरल का राज्यपाल है, और इसी को ही लक्षद्वीप का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया। तो आपको पता है राज्यपाल संबंधित राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह से क्या करता है, काम करता है विद्यार्थियों। तो क्या लक्षद्वीप का वो प्रशासक के रूप में काम करेगा तो उस राज्य की मंत्री परिषद की सलाह पे काम करेगा या स्वतंत्र होकर काम करेगा विद्यार्थी। हाँ, उस मंत्री परिषद का कोई रोल नहीं रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना, नोट डालिएगा। जब किसी राज्य के राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक का या प्रशासक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है, तो वह अपनी राज्य मंत्री परिषद, अपनी राज्य मंत्री परिषद की सलाह से स्वतंत्र रहकर, स्वतंत्र रहकर निर्णय करता है। ब्रैकेट में प्रशासक के रूप में। देख लिया। तो ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा, आर्टिकल 239। तो आर्टिकल 239 में क्या बात लिखी हुई है, केंद्र शासित प्रदेश के
प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है विद्यार्थी। ठीक है, समझ गए यहां तक? ओके, अब अगला आर्टिकल कौन सा आएगा बोलो? 240 आएगा। लिखो, अनुच्छेद 239 का, अनुच्छेद 239 का, अनुच्छेद 239 का है। लिख लिया? प्रावधान लिख लो, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। देखो, इस अनुच्छेद में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सभी में नहीं, विधानमंडल ध्यान रखना, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के सृजन का प्रावधान किया गया है, यानी दोनों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों जैसी व्यवस्था का प्रावधान भी कर रखा है विद्यार्थियों। कौन से आर्टिकल में किया है ये? 239 क में किया है। लिखो, यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। इसे 14वां संशोधन, 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जोड़ा गया। देख लिया विद्यार्थियों? अब देखो विद्यार्थियों, जो पुडुचेरी है उसका खुद का विधानमंडल है, ध्यान रखना। तो ये जो 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत ही पुडुचेरी में विद्यार्थियों विधानमंडल की व्यवस्था की गई। देखिएगा नोट, इसी संविधान संशोधन के द्वारा संसद के द्वारा कानून बनाकर उस समय तो पांडिचेरी कहते थे ना, हाँ, कानून बनाकर पांडिचेरी ब्रैकेट में पुडुचेरी के लिए प्रावधान किया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा पुडुचेरी ब्रैकेट में पांडिचेरी के लिए प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 239 का में लिखा हुआ है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया जा सकता है? विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों जैसे व्यवस्था का प्रावधान किया जा सकता है। तो इसका कहीं उदाहरण भी मिलता है, तो इसका उदाहरण मिलता है जैसे पुडुचेरी के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई। विद्यार्थी, पुडुचेरी के लिए विधानमंडल की जो व्यवस्था की गई है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई है? 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत ये व्यवस्था की गई है वहां पर। उससे पहले वहां पर ऐसा विधानमंडल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब एक और आर्टिकल देखते हैं, इससे रिलेटेड ही है वो भी। लिखिएगा, कौन सी? अब आ गया? हाँ तो ऐड कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं, 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत पुडुचेरी में विधानमंडल की व्यवस्था की गई, लेकिन इससे, अच्छा विधानमंडल नहीं लिखा।
और लेकिन इस आर्टिकल को कब जोड़ा है? 14 संविधान संशोधन 1962 के तहत ही जोड़ा है, इससे पहले मूल संविधान में नहीं था ये। अब अगला जो आर्टिकल आता है विद्यार्थियों, वो आता है 239 ए क्लोज ए या फिर 239 का क्लोज का। लिख लिया? लिखो। इस अनुच्छेद में दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। संस्था एक एरी डी पूछेंगे, हम डी पढ़ाते रहे, बच्चे कहते हैं सर ये क्या कर रहे हो आप? तो 239 का क्लोज क में विद्यार्थियों दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं। किससे? दिल्ली से संबंधित। अब देखो, ये भी विद्यार्थियों मूल संविधान में नहीं था, यह आर्टिकल भी मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था 69वां अमेंडमेंट 1991 या 1 में। लिखो, यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसे 69वां संविधान संशोधन 1991, 69वां संविधान संशोधन, 69वां अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट किया गया विद्यार्थियों? 69 नंबर का किया गया। और वो कब हुआ था? 1991 में हुआ था, के तहत जोड़ा गया। लिख लिया? लिखिएगा। इसके तहत ही दिल्ली में विधानमंडल, दिल्ली में विधानमंडल, और विधानमंडल भी एक सदनात्मक है, ध्यान रखना, द्विसदनात्मक नहीं यानी केवल विधानसभा, विधानमंडल ब्रैकेट में विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, प्रावधान किया गया। और दिल्ली का राज्यपाल क्या, दिल्ली का जो प्रशासक है वो क्या कहलाता है? उपराज्यपाल कहलाता है विद्यार्थी। लिखिएगा, यहाँ का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाएगा। ये लिखा है विद्यार्थियों किसमें? ये जो संविधान संशोधन हुआ ना, इसमें भी ये बात लिखी हुई है, यहाँ का प्रशासक उपराज्यपाल कहलाता है। यहाँ के विधानसभा के चुनाव भी होते हैं विद्यार्थियों। दिल्ली में क्या होता है? विधानसभा के चुनाव। अब विधानसभा के, दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं क्या अप्रत्यक्ष होते हैं? हैं? विधानसभा के चुनाव राज्यों में जो विधानसभा होती है, जैसे राजस्थान में है विधानसभा है, 200 सीटें अपने यहाँ पर, जो एमएलए बनते हैं यहाँ पे, तो ये प्रत्यक्ष चुनते हैं जनता या अप्रत्यक्ष? इनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है। देखो, जिनको डायरेक्ट वोट जनता देती है उनको, उस चुनाव को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसको जैसे माना कि हमने कोई एक प्रतिनिधि चुन लिया, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, और उस प्रतिनिधि के द्वारा आगे किसी को चुना जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष। या सीधा कर सकते हैं हम, तो जनता जिसको वोट देती है वो प्रत्यक्ष चुनाव है, और जनता जिसको डायरेक्ट वोट नहीं देती है वो क्या है? अप्रत्यक्ष। जैसे अगर आपने देखा होगा कि राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? 25, और 25 के 25 जब लोकसभा के जो एमपी होते हैं, जब उनके चुनाव होते हैं, तो लोकसभा के इलेक्शन आते हैं, हम वोट देते हैं, जनता डायरेक्ट देती कि नहीं देती? लेकिन राज्यसभा के मेंबर को या राज्यसभा सांसद को आज तक वोट दिया आपने? नहीं दिया ना। वो आपके द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो आगे वोट देते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति को कभी वोट दिया आपने? है? नहीं दिया ना। राष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? संसद के दोनों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य, या जिन राज्यों में विधानमंडल है उनकी जो
लोअर हाउस होता है, विधानसभा होता है, उसके निर्वाचित सदस्य, या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं विद्यार्थी। तो दिल्ली वाले भी देंगे, उसके चुनाव में तो भाग लेंगे। चलो आप लिखो, इस क्या लिखा था लास्ट पॉइंट, लिखिएगा। दिल्ली विधानसभा के चुनाव, दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, यानी कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लिख लिया? विधानसभा में एमएलए चुन के आते हैं विद्यार्थियों, और इस एमएलए का एमएलए में एक एमएलए ऐसा होगा जो वहां का सीएम बनेगा। क्या बनेगा? सीएम बनेगा। आपसे पूछा जाए कि इन एमएलए में से जो सीएम बनता है, जैसे हम राज्य की बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें विद्यार्थियों, तो राजस्थान में अगर सीएम बनाया जाता है तो सीएम को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। करता कि नहीं करता? सीएम की नियुक्ति कौन करता है? सीएम निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है? मुख्यमंत्री होता है राज्यों में, वो निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है? नियुक्त होता है। निर्वाचित तो वो एमएलए के रूप में निर्वाचित हुआ है, विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ, ना कि सीएम के रूप में। सीएम के रूप में तो उसको राज्यपाल जो भी होता है संबंधित राज्य का, वो उसको नियुक्त करता है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में विद्यार्थी सीएम बनता है, आपको अच्छी तरह पता है ना? अब दिल्ली का जो सीएम है उसकी नियुक्ति होगी कि चुनाव होगा? नियुक्ति होगी। नियुक्ति कौन करेगा? उपराज्यपाल या राष्ट्रपति? इस प्रकार राज्यों में राज्यपाल होता है, इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में या तो प्रशासक होता है या उपराज्यपाल होता है, उसका जैसा तो होता है ना लगभग। तो अब बताओ उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उपराज्यपाल करेगा। देखो आपके माइंड में क्या आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में जिस प्रकार उपराज्यपाल प्रशासक होता है तो वो उसकी नियुक्ति करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ना कि उपराज्यपाल और प्रशासक नहीं करते हैं। देखिएगा। हाँ, ना मैं कह रहा हूं जिस केंद्र शासित प्रदेश में सीएम बन रहा है तो सीएम की नियुक्ति कौन कर रहा है? तो सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लिखिएगा। दिल्ली के सीएम या जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट जैसे अगर 239 का क्लोज क्या की बात करूं तो दिल्ली से संबंधित प्रावधान कर रखा है इसमें। तो दिल्ली के सीएम की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा नहीं की जाकर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पुडुचेरी हो विद्यार्थियों, देखो चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पुडुचेरी हो चाहे दिल्ली हो, इनमें जो सीएम बनेगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। अब अगर बात करें हम दिल्ली की, दिल्ली की राजधानी तो मैंने आपको लिखा दी, क्या है? नई दिल्ली। लेकिन दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है? जैसे राजस्थान में आप जानते हैं कि 200 विधानसभा सीटें हैं, यूपी में कितनी है? 403 है। उसी प्रकार दिल्ली में विधानमंडल तो है, और विधानमंडल है तो वहां पे एक ही सदन है, केवल विधानसभा है। और विधानसभा की कुल कितनी सीटें वर्तमान में? 70। तो लिखो, दिल्ली विधानसभा में कुल सीटें 70 है। कितनी है? 70। और विद्यार्थियों इस 70 का 10% कितना होता है? 7। तो टोटल 7 ही मंत्री बन सकते हैं यहाँ पे। कितने बन सकते हैं? 7 मंत्री। और 7 में भी एक प्लस सही है, एक मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री भी तो मंत्री होता है, तो एक प्लस सही बन सकते हैं। लिखिएगा। दिल्ली में मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार कितना होता है? 7 मंत्री, और 7 में ब्रैकेट में लिख लेना एक मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री।
देख लिया। अब चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनको नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उपराज्यपाल का कोई रोल नहीं है विद्यार्थियों। देखिएगा, दिल्ली विधानसभा के द्वारा दिल्ली विधानसभा के द्वारा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है या बना सकती है। दिल्ली का जो विधानसभा है, विधानमंडल है, वो राज्य सूची से संबंधित भी कानून बना सकती है और समवर्ती सूची से संबंधित भी क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। यदि दोनों में टकराव हो जाए, समवर्ती सूची के मामले में लिखिएगा, यदि समवर्ती सूची के मामले में दोनों में टकराव हो जाए तो केंद्र का मान्य होगा। केंद्र का मान्य होगा। देखो विद्यार्थियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो अनुसूची 7 है, कौन सी अनुसूची 7 है, उसमें विषयों का बंटवारा कर रखा है। क्या कर रखा है? विषयों का बंटवारा कर रखा है, शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, ये कह सकते हैं। तो जैसे उसमें 3 प्रकार के विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन से हैं? समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है या संसद को होता है, ये कह सकते हैं। और राज्य सूची से संबंधित कानून बनाने का जो भी संबंधित राज्य होता है उसको अधिकार होता है। और समवर्ती पे केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। दोनों में टकराव हो जाता है तो केंद्र का मान्य होता है। इसी प्रकार अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो विधानमंडल है, विधानसभा है, उसके द्वारा दिल्ली राज्य सूची, मतलब जो भी राज्य सूची के विषय हैं उन पर दिल्ली का विधानमंडल क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। साथ ही में समवर्ती सूची का जो विषय है उन पर भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची के मामले में दिल्ली में और केंद्र में अगर टकराव हो गया तो मान्य किसका होगा? केंद्र का मान्य होगा विद्यार्थियों। और इसी प्रकार राज्य सूची में कंप्लीटली जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? दिल्ली बनाएगी। लेकिन दिल्ली में विद्यार्थियों जैसे लोक व्यवस्था है, भूमि है, दिल्ली की जो भूमि है उससे संबंधित, या फिर दिल्ली जो पुलिस है उससे संबंधित नियम और कानून बनाने का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार को नहीं है, बल्कि किसको है? केंद्र सरकार को विद्यार्थियों। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य सूची पर कानून बनाता है ना, उसमें लेकिन इन 3 विषयों को छोड़ देना, लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस। नोट। कैसे वापस बोलना? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ। दिल्ली के अलावा नहीं, जिनमें विधान मंडल होता है वही बना पाएंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में, 3। बाकी का तो सबका केंद्र ही संचालित करता है उनका तो। और केंद्र में भी वो राष्ट्रपति से काम करवाते हैं, राष्ट्रपति का ऑर्डर ही कानून होता है वहां पे एक प्रकार। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो कुल मिला के केंद्र के अधीन नहीं आते हैं, ये मान के चलो आप तो। लेकिन कुछ थोड़े बहुत इनको अधिकार भी दे रखा है, जैसे दिल्ली को दे रखा है, पुडुचेरी को दे रखा है, जम्मू कश्मीर को दे रखा है कि भाई आप भी क्या कर सकते हो? अपने कानून बना सकते हो। लेकिन मेन पावर तो विद्यार्थियों, आपको पता है, लोक व्यवस्था को ले लिया। तो कई बार आपने देखा होगा केंद्र सरकार और दिल्ली का जो सरकार बनती है उनमें टकराव रहता है। अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में आपको पता है नरेंद्र मोदी जी थे, दोनों लड़ते थे। लास्ट में ऐसा हुआ कर उसको केजरीवाल को जेल तक पहुंचा दिया, आरोप प्रत्यारोप लगा क्या कर दिया? जेल तक पहुंचा दिया विद्यार्थियों। तो ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों की पार्टी अलग है, दोनों की विचारधाराएं अलग है। लेकिन केंद्र कैसे भी करके राज्यों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। और मैं तो कहता हूं हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने ग्रहण किया है, लेकिन हमारी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो केंद्र की ओर झुकी हुई है।
कई परिस्थितियों में देख लो आप, वैसे तो सातवीं अनुसूची में कह रहे हो राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएंगे, लेकिन आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बनाता है? केंद्र ही बनाता है, संसद ही बनाती है। तो फिर केंद्र की ओर झुक गया कि नहीं झुक गया? अमेरिका की बात अलग है। अमेरिका में जैसे 50 राज्य हैं, 50 राज्य, तो उन राज्यों का सिस्टम अलग चलता है, केंद्र का अलग चलता है पूरा। और अमेरिका का जो नागरिक है उसके पास भी दोहरी नागरिकता होती है, उस राज्य की भी होती है और अमेरिका की भी होती है, अमेरिका राष्ट्र की भी होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में तो सबकी एक ही क्या है? नागरिकता है। हम सब क्या है? भारतीय हैं, ना कि राजस्थानी। ऐसे मत पता ना, मैं राजस्थानी, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, ऐसा नहीं। हाँ, उस स्टेट से हम रिलेटेड है, लेकिन नागरिकता एक ही है अपनी। कई बार जैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें भरवाते हैं ना नागरिकता, तो नागरिकता में क्या लिखते हो आप? राजस्थानी। राजस्थानी मत लिख देना कभी, भारतीय। आता ही नहीं होगा कॉलम, मुझे तो लगता है। आता है कॉलम राजस्थानी का भी? क्या लिखा आपने? नोट डाला है? नोट में लिखो, लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस। लोक व्यवस्था और भूमि, लोक व्यवस्था कौमा भूमि और पुलिस से संबंधित मामले राज्य सूची के हैं। किसके हैं? राज्य सूची के हैं। फिर भी इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार, इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिल्ली के विधानमंडल के पास नहीं है। इसके पास नहीं है? दिल्ली के विधानमंडल के पास नहीं है। हाँ, इनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार दिल्ली विधानमंडल के पास नहीं है। अतः इनसे संबंधित कानून केंद्र सरकार, केंद्र सरकार ब्रैकेट में संसद बनाती है। आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों कि वर्तमान में कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका खुद का विधानमंडल है? 3। नोट डालिएगा। वर्तमान में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप बार बार केंद्र शासित प्रदेश लिखो जी, उसकी वजह तो क्या लिख लो, यूटी लिख लिया करो ना। वर्तमान में 3 केंद्र शासित, क्या लिखा है, ऐसे है जिनका या जिनमें विधानमंडल है। पहला पुडुचेरी, दूसरा दिल्ली और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि संसद के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में तीनों सूचियों के विषय पर कानून बनाया जा सकता है, चाहे संघ सूची का हो, चाहे राज्य सूची का हो, चाहे समवर्ती सूची का हो। लिखिएगा नोट। संसद के द्वारा, संसद की जगह पे आप केंद्र सरकार भी लिख सकते हो। संसद के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों की तीनों प्रकार की सूचियों, तीनों प्रकार की सूचियों के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। कानून बनाया जा सकता है कैसे? देखो, लद्दाख में विधायिका नहीं है, यानी कि लद्दाख में विधानमंडल नहीं है ना, चंडीगढ़ में नहीं है, इसके अलावा लक्षद्वीप में नहीं है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है, दादर व नागर हवेली में नहीं है। वहां का तो बनाएगी ही बनाएगी,
लेकिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है उनमें भी संघ सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, या राज्य सूची या समवर्ती सूची। कब? आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में बना सकती है कि नहीं बना सकती? देखिएगा, आपने लिखा होगा कि कानून बना सकती है, जबकि पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में स्वयं की विधायिका है। विधायिका लिख सकते हो, विधानमंडल लिख सकते हो, विधानसभा लिख सकते हो। स्वयं की क्या है? विधायिका है, फिर भी बना सकते हैं विद्यार्थियों। तो आपके माइंड में आता होगा कि जिन राज्यों में विधानमंडल है, सॉरी जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, क्या वहां पर भी कानून बना सकता है संसद? बिल्कुल बना सकती है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब इनके पास अधिकार थोड़े कम है, इतने ज्यादा अधिकार नहीं जितने राज्यों को दे रखे हैं। अगर हम देखें विद्यार्थियों, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों में अगर किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तुलना करके देखें तो ज्यादा स्वतंत्रता किसको? राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को? केंद्र किसको? राज्य को है। ज्यादा स्वतंत्रता किसको है? राज्य को। मतलब अगर हम बात करें एक संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र केंद्र के हिसाब संचालित होता है, राज्य राज्य के हिसाब संचालित। तो ज्यादा हमें संघात्मक व्यवस्था राज्यों की तरफ, या इसका विकेंद्रीकरण की बात करें हम, विकेंद्रीकरण हमें कहां पर दिखाई देता है? केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्यों में? तो राज्यों में ज्यादा दिखाई देता है, राज्य ज्यादा पावरफुल है बजाय केंद्र शासित प्रदेशों के। देखिएगा, अगला आर्टिकल लिखो विद्यार्थियों। कितने हो गए अपने? 239 हो गया, 239 ए हो गया, 239 ए क्लोज ए हो गया ना। अब लिखो 239, 239 क्लोज क, और इधर क के बाद में क्या आएगा? है, तो ख लिख लो, या फिर ऐसे लिख सकते हो जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, 239 ए क्लोज बी। नहीं डाल सकते। आप रोमन संख्या वाला डालना चाह रहे हो, एक दो यूं नहीं डालना होता है। हाँ, क की जगह पे ए लिख सकते हो, इतना चल सकता है। लिख लिया विद्यार्थियों? देखिएगा, एक एक पॉइंट छूट गया विद्यार्थियों। मतलब ये जैसे आपने 239 का क्या लिखा ना, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लिख सकते हो। मतलब दिल्ली का दिल्ली को क्या किया गया है विद्यार्थी? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया है, वो एक लाइन लिख सकते हो, उसमें ऐड कर लेना। 239 का क्लोज का में लिखना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया है, उस वाले में। फिर मैं इसके बाद में आगे कंटिन्यू पढ़। 239 ए क्लोज ए में लिखना था आपको, दिल्ली को क्या किया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी घोषित किया गया। देखिएगा, अगर हम सामान्यतः बात करें आपातकाल की, इसकी बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 18 में। किस मिलता है? और भाग 18 में आर्टिकल आते हैं 352 से लेकर 360 तक। कहां तक आते हैं? 360 तक। और इसका नाम मिलता है आपातकाल। क्या नाम मिलता है? आपातकाल। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल है विद्यार्थियों, 3 प्रकार के आपातकाल है। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख मिलता है 352 में। एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन को हम बोलते हैं संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख मिलता है 356 में। और केंद्र ने अगर राज्यों को कोई डायरेक्शन दिया, राज्य अगर उस डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, तो भी उस राज्य में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? 365 के तहत। किसके तहत? 365 के तहत। तो ये दो दो आर्टिकल इसमें मतलब राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार इसमें है वित्तीय आपातकाल। तीसरा आपातकाल कौन सा है?
वित्तीय आपातकाल, और इसका उल्लेख मिलता है 360 में मिलता है। पूरे देश में आज तक राष्ट्रीय जो आपातकाल लगा वो 3 बार लगा है, और राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार लगा। राजस्थान में देखे तो 4 बार लगा है, 67, 77, 80 और 92 में लगा विद्यार्थियों। और वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगा है। तो अब ये आर्टिकल 239 का क्लोज ख क्या कह रहा है? ये कहता है विद्यार्थियों आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में क्या होता है उसके बारे में उल्लेख करता है, लिखिएगा। और कहां पर? केंद्र शासित प्रदेशों में, लिखिएगा। संवैधानिक तंत्र के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने, संवैधानिक तंत्र के विफल, फेल हो गया मतलब संवैधानिक तंत्र, विफल का मतलब क्या है? फेल होना। संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, लिखिएगा। यदि राष्ट्रपति, सुनना मेरी बात, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर वहां पे क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन को लगाएगा कौन? राष्ट्रपति तो लगाएगा, उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्र राज्यों में भी लगातार, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लगातार। लेकिन जब अगर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आए तो आर्टिकल कौन सा आता है? 239 का क्लोज ख। हालांकि ये बात भी लागू रहती है, दोनों साथ में रहती है, सब क्लोज ये आर्टिकल भी आता है साथ में। लिखिएगा, यदि राष्ट्रपति को ये सूचना मिले कि ये सूचना मिले कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रशासन अनुच्छेद 239 क्लोज क, डबल क्या लिखना है? प्रशासन अनुच्छेद 239 क क डबल बार क्या लिखना है आपको? क के अनुसार बनाई गई विधियों, बनाई गई विधियों के उपबंधों के नहीं चल रहा है तो मैं बताऊं ना क्या लिखा रहा हूं? आप छोड़ रहे हो बीच में कुछ, मतलब शब्दावली तो यही आएगी, बाकी मैं इसका सरलीकरण ये कर सकता हूं। 239 का ख ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ये संतुष्टि हो जाए कि केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसमें अनुच्छेद 239 क्लोज क के तहत प्रशासन नहीं चल रहा है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये बात लिखाना चाह रहा हूं, लेकिन लैंग्वेज जो दे रहा हूं वो पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज दे रहा हूं मैं आपको। क्या लिखा बोलो, मैं कंटिन्यू करवाता हूं। के अनुसार, उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। अब देखो, यानी कि 239 का क्लोज ख ये बात कहता है कि दिल्ली में अगर हमें राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसका क्या प्रावधान है, उस बारे में उल्लेख कर रखा है 239 क्लोज ख में। समझ गए अब तो सबसे पहले हमने आर्टिकल पढ़ना चालू किया था 239। कौन सा पढ़ना चालू किया? 239। 239 में क्या था?
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है वैसे। फिर हमने 239 क लिखा, और क में क्या लिखा, तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किसकी व्यवस्था की गई है, विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जैसे किसके लिए की, पुडुचेरी के लिए की। फिर उसके बाद में कौन सा पढ़ा, 239 क क्लोज क, 239 क क्लोज क पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा 239 क क्लोज ख। अब पढ़ेंगे विद्यार्थियों 239 ख, कौन सा पढ़ेंगे, 239 ख। आप जमाने की कोशिश करो, देखो मैं वापस जमाता हूं। देखो सबसे पहले पढ़ा आपने 239, फिर पढ़ा 239 क, फिर पढ़ा आपने, एक काम करता हूं इसी के आगे बढ़ा देता हूं इसको, है ना, इससे हो जाएगा 239 क क्लोज क, और फिर पढ़ा आपने 239 इसका ख आएगा फिर, है ना, ठीक है। फिर अब जो मैं लिखाना चाह रहा हूं आपको, 239 ख लिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, लिखो 239 ख। हाँ, इसमें उपबंध बनाए गए हैं, वहां का प्रशासन कैसे चलेगा इसमें देखो इसमें तो बात की गई पुडुचेरी की, इसकी बात की गई है, पुडुचेरी की बात की गई है, और इसमें एनसीआर की बात की गई है, दिल्ली एनसीआर, ठीक है। और एनसीआर के तहत जो नियम बना रखे हैं, अगर वो नियम फेल हो जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या लगा सकता है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है विद्यार्थी। उसको खुद को पता चले, या तो खुद को संतुष्टि हो जाए, या फिर वहां पे उसने उपराज्यपाल की नियुक्ति कर रखी, वो उसको स्वयं सूचित करे, भाई या तो खुद को पता चले, या उसको प्रतिवेदन मिलेगा, वहां पे रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि वहां पे उसने अपना एक एजेंट नियुक्त कर रखा है। एजेंट किसको नियुक्त कर रखा है, उपराज्यपाल को नियुक्त कर रखा है, तो उपराज्यपाल उसको रिपोर्ट भेजेगा, प्रतिवेदन, रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन। अगर उपराज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजता है कि भाई दिल्ली में तो व्यवस्था खराब हो चुकी है, जो आपने जो नियम बना रखे हैं 239 का क्लोज क के तहत उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो यहां पे क्या लगा दो, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति को संतुष्टि होगी तो लगा देगा वो, ये थोड़ी उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लगा देगा, उसको खुद को संतुष्टि भी होना चाहिए, ये अधिकार राष्ट्रपति का खुद का होता है, ठीक है, समझिए आप। अब आ जाओ 239 ह पे, सॉरी गलती से गलती होगी, माफी चाहता हूं, 239 ख। देखो इस अनुच्छेद में विधानमंडल के विश्रांति काल, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने, प्रख्यापित करने का प्रशासन की शक्ति का उल्लेख मिलता है। प्रख्यापित करने का उल्लेख मिलता है। अब देखो एक लाइन में अगर इसको सरल शब्दावली में समझना चाहते हो आप, तो इसमें अध्यादेश का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों, इसका अध्यादेश का। अब ध्यान रखना, इसका अध्यादेश का उल्लेख मिलता है। अगर केंद्र से संबंधित बात करें, हम इससे बात करें, केंद्र से संबंधित बात करें, तो केंद्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको, राष्ट्रपति को है। किसको विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को, आर्टिकल 123 के तहत। इसके तहत 123 के तहत कब जारी करता है, जैसे केंद्र में होती विद्यार्थियों संसद, क्या होती, संसद, और संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और अभिनंग क्या होता है इसका, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, अभिनंग राष्ट्रपति होता है। आपको पता है एक वर्ष में तीन ही सत्र होते हैं, सत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ 70 ही बोलते हैं, 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो ये ये कुछ समय तक चलते हैं, ये कुछ समय तक चलेगा, कुछ समय तक, लेकिन इनके बीच में गैप भी तो आता है, तो उसको विश्रांति काल कहते हैं हम, क्या कहते हैं,
विश्रांति काल कहते हैं। तो उस विश्रांति काल में अगर केंद्र में हमें कानून बनाने की आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति एक ऑर्डर जारी करता है, वही कानून का रूप होता है। और जैसे फिर इनका जब सत्र आयोजित होता है, जब इनकी बैठकें होती है, तो उसमें उसको पारित करवाना होता है। तो ये प्रावधान तो कर रखा राष्ट्रपति के रिगार्डिंग, तो किसमें, 123 में। और वहीं अगर राज्यों में देखें विद्यार्थियों, राज्यों में देखें तो राज्य में अध्यादेश जारी करने का पावर किसको है, राज्यपाल को है। कौन से आर्टिकल के तहत है विद्यार्थियों, 213 के तहत है। और इसी प्रकार हम बात करें यूटी में, यूनियन टेरिटरी में, तो यूनियन टेरिटरी में या तो प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल होता है। प्रशासक कौन होते हैं यहाँ के, सॉरी, यहाँ का जो प्रशासन चलाते हैं या तो प्रशासक चलाते हैं, कौन चलाते हैं, प्रशासक, या फिर उपराज्यपाल। तो इन उपराज्यपाल या प्रशासक को भी क्या अध्यादेश जारी करने का अधिकार है या नहीं, इसका उल्लेख किस मिलता है, 239 में मिलता है। अब तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। डायरेक्ट तो आप नहीं समझोगे, जो लैंग्वेज मैंने आपको दी है उस लैंग्वेज से तो आप, ठीक है, जिसने पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है उसको पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज का पता है, वो तो समझ जाएगा। लेकिन एक नया बच्चा जिसने कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा, वो ऐसी शब्दावलियों को सुन के कार कीर कू करता रहेगा वो, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो इसको समझने की। मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दिया कि जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक उपराज्यपाल होते हैं, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उनका उल्लेख मिलता है 239 ख में, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज तो मैं वही लिखाऊंगा पॉलिटिकल साइंस वाली। क्या लिखा था आपने, प्रशासक, मतलब जो वहां का शासन संचालित करता है उसको प्रशासक कहते हैं। कुछ राज्यों में, सॉरी, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उसको क्या कहते हैं, प्रशासक, और कुछ जगह क्या कहते हैं, उपराज्यपाल कहते हैं। और कौन से में प्रशासक कहते हैं, बता दो भाई, हैं, एलडीसी, एलडीसी कौन कौन सा, लक्षद्वीप हो गया, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली और चंडीगढ़ में, 3 में प्रशासक कहते हैं, बाकी में क्या कहते हैं उसको, उपराज्यपाल कहते हैं। समझ गए अब तो, लेट आए हो क्या आप, लिखा है मैंने तो आज ही लिखा है पूरी बात। क्या लिखा आपने, बहन जी, प्रशासन की शक्ति, प्रशासन का मतलब यहाँ प्रशासक और उपराज्यपाल दोनों आता है, लिखिएगा, सरल शब्दों में लिख लो। चलो तुम तो एक काम करो केंद्र शासित, लिखो, केंद्र शासित प्रदेशों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख मिलता है। अध्यादेश जारी करने का उल्लेख मिलता है। अभी अध्यादेश जारी कौन करेगा, या तो करेगा प्रशासक या करेगा उपराज्यपाल, ठीक है। और आर्टिकल पूछ ले तो 239 ख में बता देना इसको। ओके, ये हो गया कौन सा आर्टिकल आपका, 239, अब जाके कंप्लीट हुआ है। 239 से लेकर 242 तक पढ़ेंगे हम। कहां तक पढ़ेंगे, 239 से लेकर 242 तक। अब लिखो आप अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 240 लिखो। इस अनुच्छेद में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियमन, ब्रैकेट में नियम लिख लेना, विनियमन ब्रैकेट में नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख मिलता है। विनियमन की शक्ति का उल्लेख मिलता है। कुल मिला के 240 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को शक्ति देता है। कि जैसे सर जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, सुनना मेरी बात, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल है, क्या है, विधानमंडल, जैसे जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, तो इनसे संबंधित कानून तो उन राज्य का विधानमंडल बना देगा। लेकिन जिनमें नहीं है तो वहां का कानून कौन बनाएगा, वहां के नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। कौन बनाएगा, राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति जो भी वो आदेश जारी करेगा वो सारे आदेश कहाँ से पारित करवाने पड़ेंगे, फिर संसद से पारित करवाने पड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति किसका हिस्सा है, संसद का ही तो अभिन्न अंग है। लिखिएगा, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है, आप लिखा ना कुछ केंद्र शासित प्रदेश, जिन विधानमंडल सॉरी जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल नहीं है, उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं। अर्थात ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद। लिख लिया? अगला लिखो, अनुच्छेद 240 क्लोज ए, नहीं सॉरी 1, अनुच्छेद 240 क्लोज 1, लिखिएगा, राष्ट्रपति निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों में, एक मिनट, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति और सुशासन के लिए विनियमन कर सकता है। विनियमन कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 240 क्लोज 1 क्लोज क के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। हम्म हाँ हाँ, राष्ट्रपति तो आदेश जारी करता है, राष्ट्रपति जो भी आदेश जारी करेगा वो संसद से पारित करवाना होगा बाद में। हाँ, संसद कानून बनाए। हाँ, उनसे संबंधित अगर कानून बनाने, देखो नियम अलग होते हैं और कानून अलग होता है। देखो कानून और नियम में क्या अंतर है मैं बता देता हूँ। माना कि एक अभी कानून बनाया है इंडियन पिनल कोड, आईपीसी मान लीजिए आप, कौन सा मान लीजिए, या फिर कोई सा भी महिलाओं से रिलेटेड पॉक्सो एक्ट मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, पॉक्सो एक्ट मान लीजिए। पॉक्सो एक्ट तो संसद ने बना दिया कानून। अब वो कानून कितना लागू हो रहा है या प्रभावी रूप से उसको लागू करने के लिए नियम बनाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति काम। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश जिनमें खुद का विधान मंडल नहीं है, तो वहां से संबंधित अगर कानून बनाने का अधिकार है तो वो तो संसद को होगा, और नियम बनाने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रपति को होगा। विधानमंडल होगा तो सामान्यतः तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा। लेकिन आपातकालीन जैसी परिस्थितियों में तीनों विषयों पर ही कानून संसद बना सकती है, ऐसा होता है। तो इसमें लिखो 240 क्लोज 1 क्लोज क में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नियम बना सकता है विद्यार्थी। या आप ऐसा कुछ जरूर नहीं, मैं तो देखो आपको जानबूझ के लिखा रहा हूँ कि ताकि आपको ये सब क्लोज भी याद हो जाए अगर पढ़ोगे तो, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखा देता अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए और लक्षद्वीप के लिए, और फिर उसके बाद में आर्टिकल सबको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, कोई जरूर नहीं, पर लिख लो ठीक रहेगा। अभी लिखने में तो कोई है? क्या लिखा है? हाँ, नियम 240 क्लोज 1 क्लोज का अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करता है। केवल वन लाइनर फैक्ट लिखना है और कुछ नहीं करना इसमें।
है, लिखो 240 कर दिया, बड़ा हो रहा हूँ 240 क्लोज वन और ख, इसमें लिखो लक्षद्वीप से संबंधित। किससे? लक्षद्वीप से संबंधित। नियम, तो राष्ट्रपति विनियमन बना रहा ना, तो कौन कौन से केंद्र शासित से संबंधित में कौन कौन से का उल्लेख कर रखा है उसको लिख लो आप। दादर व नागर हवेली, पूरा लिखना आप, दादर नागर हवेली, दमन व दीव, पूरा लिख लेना है। ये निरस्त कर दिया। अंग आएगा, आप एबीसीडी वाले भी लिख सकते हो, क ख ग की जगह क्या लिख सकते हो, एबीसीडी। और ये था पुडुचेरी से संबंध, पुडुचेरी से संबंध 240 क्लोज वन क्लोज अंग। लिख लिया? आगे बढ़ जाऊं? कुल मिला के 240 में राष्ट्रपति जो विनियमन बनाने की शक्ति है ना वो है, और 241 क्लोज वन में क्या है कि कौन कौन से के लिए वो बना सकता है, और कौन कौन से बना सकता है उसका फिर सब क्लोज का ख ग ऐसे दे रखा है। लिख लिया सभी बच्चों ने? अब लिखो 241, क ख ग घ अंग। निरस्त हो गया ना? तो निरस्त दिल्ली वगैरह उनसे संबंधित प्रावधान था तो निरस्त कर दिया। आगे बढ़ो विद्यार्थियों, देखो 241 अनुच्छेद 241, इसमें लिखा हुआ विद्यार्थियों कि यूटी के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान, इसका प्रावधान कर रखा है, यूटी के लिए हाईकोर्ट का प्रावधान कर रखा है। इसमें लिखिएगा, इस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के, इस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय, आपको टेस्ट में गलत करवाया था उच्चतम देके, हाँ हाँ, क्या लिखा आपने? उच्च न्यायालय ब्रैकेट में हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधान किया गया है। और मैंने जब आपको हाईकोर्ट पढ़ाया था राज्यों के लिए आर्टिकल 214, तो वहीं लिखाया था इसका उल्टा। देखो राज्यों में जो हाईकोर्ट होगा उसका उल्लेख तो किस में मिलता है? अनुच्छेद 214 में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 214 में। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जो हाईकोर्ट होगा उसका उल्लेख किस में मिलता है? 241 में। इसको आगे पीछे कर लेना, लास्ट वाले को वैसे नोट डालो। बल्कि राज्यों के लिए हाईकोर्ट का उल्लेख अनुच्छेद 241 में मिलता है। राज्यों के लिए किस में मिलता है? 214 में। और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 241 में मिलता है। देख लिया? अब विद्यार्थी, इंडिया में दो ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका खुद का स्वयं का हाई कोर्ट है। देखिएगा, वर्तमान में भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका स्वयं का हाई कोर्ट है।
जिनका स्वयं का क्या विद्यार्थियों हाई कोर्ट है। दोनों का नाम लिख लो। पहला तो लिखो नई दिल्ली, ये दिल्ली सॉरी, पहला कौन सा है दिल्ली, नई दिल्ली तो राजधानी है उसकी, पहला दिल्ली लिख लिया, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो सवाल क्या आता है, कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका खुद का विधानमंडल है? तो तीन, तीन विधानमंडल खुद का है, पुडुचेरी का, जम्मू एंड कश्मीर का और दिल्ली का। लेकिन हाई कोर्ट खुद का कितने का है? दो का है। दो कौन कौन सा? अब देखिएगा, अगर मैं ये मैप दिखाऊं आपको विद्यार्थियों, अगर मैप भी, अगर इस मैप को देखे विद्यार्थियों, तो फिर बाकी जो सात, कितने बच गए, 6 बच गए विद्यार्थियों। तो 6 केंद्र शासित प्रदेशों का हाईकोर्ट कौन सा लगेगा? तो किसी न किसी केंद्र शासित प्रदेश के अधीन आएंगे, या किसी राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके अधीन आएंगे। जैसे हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कोर्ट है हाईकोर्ट, वो कौन सा लगता है? कोलकाता हाईकोर्ट। ये जो पश्चिम बंगाल का कोलकाता हाईकोर्ट है ना, वो इसका लगता है विद्यार्थियों। अगर हम बात करें इसकी पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी का हाईकोर्ट कौन सा लगता है? मद्रास हाईकोर्ट चेन्नई में है। और इधर लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कौन सा लगेगा? लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप किसके अधीन आएगा? केरल हाईकोर्ट के अधीन आएगा। किसके अधीन आएगा? केरल हाईकोर्ट। और दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन आएगा। और चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा का जो हाईकोर्ट है उसके अधीन आएगा। और इधर जो लद्दाख है वो किसके अधीन आ जाएगा? जम्मू कश्मीर का जो हाईकोर्ट है उसके अधीन आ जाएगा विद्यार्थी। ठीक है ना? तो जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट में 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। है किसका? वो केवल जम्मू कश्मीर का है। लेकिन उसका वो एक और क्षेत्राधिकार में आ जाता है, लद्दाख वाला पार्ट भी उसके अधीन आ जाता है। लेकिन जो दिल्ली वाला है, दिल्ली में केवल दिल्ली का ही आता है। दिल्ली हाईकोर्ट के अधीन और कोई यूटी कोई राज्य नहीं आते, ध्यान रखना। तो दिल्ली में खुद का हाईकोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी कहाँ भारत का? वो भी दिल्ली में ही, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आर्टिकल आपका 241। अब लिखो अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 242। देखो इस अनुच्छेद में कुर्ग, कुर्ग कहाँ विद्यार्थियों? कर्नाटक वाला। पहले कुर्ग भी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। इस अनुच्छेद में कुर्ग से संबंधित प्रावधान किया गया था। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? निरसित हो गया, निरस्त है ये। वर्तमान में 242 आर्टिकल है ही नहीं है। जैसे 238 नहीं है ना, इसी प्रकार 242 भी नहीं है। 242 क्या कर दिया गया? इसको निरस्त कर दिया गया। निरस्त कौन से संविधान संशोधन के तहत? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। और इसकी भी धारा देके अगर आप, धारा 29 के तहत इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया विद्यार्थी। ठीक है, तो इसी के साथ भाग 8 मेरी तरफ से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया विद्यार्थी। ठीक है, इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।